आइए दोस्त बात करते हैं आज करंट अफेयर्स की दुनिया में। और आपको बता दें कि ये अगस्त का पार्ट 3 होगा। और करंट अफेयर्स आपको बता दें एनडीए एसएससी रेलवे से संबंधित ये करंट होते हैं, बीपीएससी से संबंधित करंट होते हैं। करंट अफेयर्स अगस्त पार्ट 3, ये पार्ट 3, इससे पहले पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये वीक में कम से कम आपके 2 पार्ट होते हैं। मैं मंथली की अगर बात करें तो कम से कम 7 या 8 पार्ट हो सकते हैं। जैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से हम कवर करते हैं। तो आइए पहला सवाल पर बात करते हैं। इसमें स्टैटिक भी होते हैं और जो भी करंट से संबंधित होते हैं उसको भी बताया जाता है। तो आइए पहला सवाल से बात करते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आपको सुन के ये शौक लगा होगा कि आखिर यार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बन गया अचानक। तो दोस्त आपको बता दें कि पाकिस्तान नेशनल ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री अगर बात हम कर लें तो कौन बने हैं, तो आपको बता दें कि ये कार्यवाहक जब तक कि मामला क्या है कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली के कार्यकाल 12 अगस्त 2023 को खत्म हो गया है, क्योंकि ये हम आज कवर कर रहे हैं 12 अगस्त के बाद। और आपको बता दें कि कौन बना है, तो इसका सीधा सीधा नाम आप लिख ले, अनवर उलग। ये पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, अनवर उल हक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली के कार्यकाल 12 अगस्त 2023 को खत्म हो गया है। चुनावी प्रक्रिया तक आपको बता दें कि जो भी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विपक्ष के जो नेता थे, ये दोनों के सहमति से एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री को चुना जाता है कि जब तक चुनावी प्रक्रिया कंप्लीट न हो जाए, चुनाव हो न जाए, रिजल्ट आ न जाए, तब तक एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो विपक्ष और पक्ष के सहयोग से, सहमति से कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक को चुना गया है। ये आप समझ चुके हो। और ये भारत में ऐसा नहीं है। आपको सोचोगे कि ये पाकिस्तान में ही है, भारत में ऐसा नहीं। भारत में क्या है कि यहाँ लोकसभा के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करा दिया जाता है, चुनाव का रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि संसद भंग होने के बाद इलेक्शन कमीशन एक्शन में आता है, जबकि इंडिया में क्या है कि संसद के रहते ही इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ जाता है और टाइम से पहले चुनाव कराना और रिजल्ट आ जाना है, ये सब के सब भारत में ही संभव है। बाकी पाकिस्तान का स्थिति आप देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब चुनाव कब होंगे, रिजल्ट कब आएंगे, प्रधानमंत्री कब चुन के आएंगे, ये पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, वहाँ की इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है। तो ये मामला है और कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक को बना दिया गया है पाकिस्तान के। अब आइए दूसरा सवाल पर बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए नया एक स्पेस पोर्ट कहां स्थापित करेगा। तो दोस्त आपको बता दें ये तमिलनाडु में स्थापित करने वाला है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। क्या ये विशेष रूप से छोटे उपग्रह सैटेलाइट को प्रक्षेपण करने के लिए, वहाँ प्रक्षेपण वाहनों को लॉन्च करने के लिए ये निर्माण किया जा रहा है। निर्माण में अगर बता दें तो जमीन की अगर बात करें तो 2300 एकड़ भूमि इसमें लगेगा। और श्रीहरिकोटा इसरो का पहला लॉन्च पोर्ट है। और आपको भी पता है कि इसरो का जो लॉन्च पोर्ट श्रीहरिकोटा है, वहीं से ही अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इसरो से अगर संबंधित बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलोर में। अध्यक्ष की बात करें तो एस सोमनाथ अध्यक्ष हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में इसको तैयार किया जा रहा है। तमिलनाडु की लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा तमिलनाडु की जो लोकसभा सीट है 39 है। और वहीं अगर आपको बता दें राज्यसभा तो 18 और विधानसभा 234 सीट है। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन है। तो ये चीज आप याद रखिए, तमिलनाडु से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आप बता दीजिए। तमिलनाडु में एक छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए एक स्पेस पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है तमिलनाडु में। आइए तीसरा सवाल में बात कर लेते हैं। यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में फटा है। ये इटली में, इटली की राजधानी रोम जो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको बता दें कि यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोई है तो है एटना ज्वालामुखी। इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट में ये फट चुका है। और आपको बता दें कि इसकी जो ऊंचाई है 3357 मीटर के करीब है। फीट में अगर बात करें तो 11013 फीट है। यह यूरोप में सबसे ऊंचा और विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है एटना ज्वालामुखी। यह अगस्त 2023 की घटना थी जब इसको विस्फोट हुआ है। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है। अगर इटली से सवाल पूछ दिया जाए कि इटली की गंगा
किस नदी को कहा जाता है इटली की गंगा। तो दोस्त आपको बता दें कि ये पो नदी को इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में सवाल कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखिए इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है, आप याद रखिए। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना, ये विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना है। नेक्स्ट सवाल बात कर लेते हैं, किस डाकघर को, किस पोस्ट ऑफिस को भारत का पहला डाकघर के रूप में जाना जाता है और कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में। आपको बता दें दोस्त, ये जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा जिला एलओसी के पास में ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के पास में किशन गंगा नदी के तट पर स्थित ये पिन कोड 193224 के करीब है और वाले ये घर को अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर से अगर बात कर ले तो स्टैचू ऑफ पीस की जो स्थापना किया हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में, आप याद रखिए जम्मू कश्मीर से संबंधित। और भारत का पहला डाकघर जम्मू कश्मीर में ही है, जो एलओसी के एकदम पास करीब ही माना जाता है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ही है। नेक्स्ट सवाल बात कर लेते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल किया है? भारतीय वायुसेना ने किस ड्रोन को, ये ड्रोन कोई एक नया ड्रोन है और भारतीय वायुसेना ने उसको शामिल कर लिया है और उस ड्रोन का नाम है हेरॉन मार्क 2। हेरॉन मार्क 2, हेरॉन मार्क 1 का ये उन्नत वर्जन है और हेरॉन मार्क 2 को भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है। और ये ड्रोन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वायुसेना में ऐसे 4 ड्रोन को शामिल किया गया है और इस ड्रोन में मारक क्षमता आपको बता दें कि 3000 किलोमीटर के करीब है अधिकतम। और ये ऐसा ड्रोन है कि एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर निगरानी करने के लिए सक्षम है। अगर एक बार उड़ेगा तो चाइना की तरफ भी देख सकता है और पाकिस्तान की तरफ भी निगरानी कर सकता है। ये ड्रोन 4 ड्रोन है और इसको आपको बता दें कि निगरानी के लिए जम्मू कश्मीर में ही रखा जाएगा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ चाइना है, दोनों को निगरानी के लिए हेरॉन मार्क 2 है। हेरॉन मार्क 1 का नया वर्जन है। और आपको बता दें कि एयर चीफ मार्शल की बात करें तो BR चौधरी भारतीय वायुसेना दिवस को मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, भारतीय वायुसेना से संबंधित सवाल। हाल ही में नेक्स्ट सवाल, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कितने वीरता पुरस्कार स्वीकृति दी है? कितने वीरता पुरस्कार को देने की घोषणा की है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने? तो आपको बता दें कि ये टोटल 76 वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे हमारे सेना और सशस्त्र बलों के जवानों को, पुलिस को, जो भी इनमें शामिल हो, जो भी कीर्तिमान हासिल किया हो, तो इनको लिए 77वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के सुरक्षा कर्मियों के लिए आपको बता दें कि इनमें से 76 में से 9 को मरणोपरांत सहित 76 वीरता पुरस्कारों से स्वीकृति दी है और 4 हमारे जवान को कीर्ति चक्र मिला हुआ है। तो ऐसे करके आपको याद करने की जरूरत है, बस 76 आप ये याद रख सकते हैं कि 76 जवानों को ये से संबंधित आपको दिया गया है और आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से सवाल कभी भी बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल में बात कर लेते हैं। अगस्त 2023 में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? FIH से संबंधित आप याद रखें कि इंटरनेशनल हॉकी से संबंधित ये चीज़ है। और ये कौन से देश टॉप पर है? तो नीदरलैंड टॉप पर है। भारत की अगर बात करें तो तीसरे स्थान पर है। और FIH की स्थापना की बात करें तो 7 जनवरी 1924 की स्थापना हेडक्वार्टर लसन स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष तैयब इकराम को माना जाता है और तैयब इकराम ही है। और नीदरलैंड से आप याद रख सकते हैं दोस्त, नीदरलैंड। भारत की अगर बात करें FIH हॉकी से संबंधित तो ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए डॉर्नियर 228 को सौंप दिया? ये आपका पड़ोसी देश है श्रीलंका। और श्रीलंका और भारत अलग कौन करता है? पाक स्टेट। और डॉर्नियर समुद्री निगरानी के लिए भारत ने श्रीलंका को दिया। ये चर्चा में कब आया था? जब 2023 में दोनों देशों के अध्यक्षों ने चर्चा की थी। उस टाइम में समुद्री निगरानी के लिए डॉर्नियर को देने के लिए स्वीकृत किया गया था। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जयवर्धने कोटे। और आपको बता दें कि वहाँ से भारत और श्रीलंका के बीच में जो युद्ध अभ्यास होते हैं, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, ये भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। श्रीलंका अभी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, आपने देखा भारत ने कितना हेल्प किया, ये भी आपको पता है। और नेक्स्ट सवाल में बात करते हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और आपको बता दें कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। और एसबीआई के अनुसार आपको बता दें कि ये 2027 तक ये बन सकता है, क्योंकि 2027 तक ये विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए काबिल हो जाएगा। एसबीआई की बात करें तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना होता है, हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरमैन की बात करें तो दिनेश कुमार खारा चेयरमैन है। और कुछ बात कर ले भारत से संबंधित 2025 में टीबी मुक्त होने का ऐलान भारत करने की कोशिश करेगा। मलेरिया मुक्त 2030 तक का लक्ष्य है। और जीरो कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन संबंधित ये भारत रेडी हो जाएगा। और हाल ही में बात कर ले 10वां नंबर का, तो हाल ही में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खुलेगा। पहला ड्रोन परीक्षण, ड्रोन के लिए टेस्ट ड्रोन परीक्षण केंद्र ये तमिलनाडु में खुलने वाला है। 45 करोड़ की लागत से इसको खोला जाएगा। मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में खोला जा रहा है। तमिलनाडु से संबंधित कुछ बात कर ले तो भारत का पहला ऊर्जा द्वीप तमिलनाडु में। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला भारत का पहला देश तमिलनाडु। डुगोंग परीक्षण केंद्र तमिलनाडु। और मनामुदरी मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला हुआ है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। और इतना सवाल 10 के 10 सवाल आपके करंट से संबंधित है। और उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल और आंसर जवाब सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और आपको बता दें कि स्टैटिक से संबंधित भी सवाल को पूछा जाता है। और आपको बता दें कि स्टैटिक से संबंधित याद रखिए। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।